हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ 6 है। इससे पहले जो भी क्लासेस पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हुई हैं उनका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। जिन्होंने क्लास ना देखी हो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के फ़ोल्डर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, ये किसका तर्क है? ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? संस्कृति यानी कि कल्चर, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो संस्कृति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी उनको साथ में उन क्लासेस में कंप्लीट करा दिया गया था। तो कल्चर का भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सांस्कृतिक सकुल को क्या कहते हैं? कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई सारे सांस्कृतिक तत्व जब मिल जाते हैं, या यूँ कहें कि कई सारे सांस्कृतिक तत्वों के योग से सांस्कृतिक सकुल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो सांस्कृतिक सकुल है यह कल्चर की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, उसे संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर चैट में, अभी लाइव चैट में आपको नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपको कई बार बताया भी गया है। यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा सदरलैंड एंड वुडवर्ड। सदरलैंड एंड वुडवर्ड होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। आइए देखते हैं। संस्कृति अभौतिक, सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। यहाँ पे बताइए क्या सही होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा। संस्कृति अभौतिक होती है जबकि सभ्यता क्या होती है? भौतिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। कल्चरल चेंज के बारे में बात हो रही है। सांस्कृतिक परिवर्तन ये सभी हो जाएंगे। जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार, खोज, उत्पादन विधियों में या पद्धतियों में परिवर्तन। ठीक है, तो डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। बताइए, क्वेश्चन ही यहीं पर आ गया। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया था ना अभी। संस्कृति की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको सांस्कृतिक सकुल बताया गया था। सांस्कृतिक सकुल को कहा गया था कि ये संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है, और संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सांस्कृतिक तत्व है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बुक से रिलेटेड है प्रश्न, द नेचर ऑफ कल्चर, बुक का नाम क्या है? द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है? क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर। ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर। ऑप्शंस दिए गए हैं। द नेचर ऑफ कल्चर
किसकी हो जाएगी? द नेचर ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? द नेचर ऑफ कल्चर, क्रोबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाती है? सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक संपर्क। यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए होगा, सांस्कृतिक प्रसार होगा। और सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा किसने दी हुई है? क्लॉर्क, विस्लर और ग्रैबनर ने दी हुई है। सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा क्लॉर्क, विस्लर एंड ग्रैबनर ने दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है अपितु इसे चुनौती भी देती है कहलाती है? विशिष्टताएं, उप संस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र। उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है बल्कि उसे चुनौती भी देती है, ऐसी उसे क्या कहा जाएगा? विशिष्टताएं कहा जाएगा, उप संस्कृतियाँ कहा जाएगा, विपरीत संस्कृतियाँ कहा जाएगा या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? विपरीत संस्कृतियाँ कहा जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक सेकेंड। ठीक है, सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? मैक्स वेबर, जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर। ऑप्शंस दिए गए हैं। मैक्स वेबर, जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर ऑप्शंस हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? जॉर्ज सेमेल। जॉर्ज सेमेल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो समाजशास्त्र का ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस संप्रदाय में ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो जर्मनी के हैं, इस वजह से इस संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। और ये संप्रदाय जो था वो समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाहता था। और इन लोगों ने, इन विद्वानों ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु थी वो सोशल प्रोसेस को माना था कि सोशल प्रोसेस समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और ये लोग, इस संप्रदाय के जो विद्वान थे, समर्थक थे, वे समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। ठीक है, और जनक जॉर्ज सेमेल है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है। फील्ड वर्क दिया गया है एडी रॉस, IP देसाई, KM कपाड़िया, MS गोरे। राइट क्या होगा यहाँ पर? देखिए, एडी रॉस का बेंगलोर पर था फील्ड वर्क, IP देसाई का महुआ पर था, KM कपाड़िया का नवसारी पर था। ठीक है, KM कपाड़िया का नवसारी पर था और MS गोरे का दिल्ली पर फील्ड वर्क था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। ऑप्शंस दिए गए हैं। RK मर्टन, PS कोहेन, डॉन मर्टिनेंडल, HR वैगनर। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में इनमें से किसने विभाजित किया है? राइट क्या होगा यहाँ पर?
राइट आंसर हो जाएगा डॉन मार्टिनडेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर, मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन। मैकेवर, मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सोरोकिन होगा। सोरोकिन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोरोकिन ने इनके बारे में, बुक्स के बारे में काफ़ी बार बताया भी जा चुका है। इनका एक जो सामाजिक परिवर्तन से सिद्धांत रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो कि इन्होंने दिया है, ये एक चक्रीय सिद्धांत है। और सोशल चेंज, जैसा कि आप लोगों को कई बार भी बताया गया है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके आपको प्लेलिस्ट में 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरीज का है, जिसमें कि सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है, जैसे कि सोरोकिन का भी आप लोगों को बताया, उस पर एक क्लास ली गई हुई है। टॉयनबी का जो अलग है इनकी थ्योरी सोशल चेंज की, वो स्पैंगलर की, पेरेटो की, है ना, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। और एक आपको फोल्डर मिलेगा सोशल चेन से रिलेटेड एमसीक्यूज का। तो इन दोनों ही क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। एंड सोरोकिन की अगर बात की जाए कि इन्होंने जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण का जो आधार बताया था, जैसे कि कार्ल मार्क्स सामाजिक स्थिरीकरण का जो आधार है वो आर्थिक को मानते हैं, तो यहाँ पर सोरोकिन की अगर बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आधार बताए थे। एक बताया था आर्थिक, ठीक है, आर्थिक आधार, दूसरा राजनीतिक अधिकार और तीसरा व्यावसायिक आधार बताया था। तो ये जो 3 आधार है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बताए थे सोरोकिन ने। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। वहाँ आपको जो फोल्डर है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। और सारी जो अभी तक टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? सबाल्टर्न कहा जाएगा, भारत विद्या अध्ययन कहा जाएगा, सभ्यता संबंधी कहा जाएगा, या फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक कहा जाएगा? ठीक है, इनमें से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि जो भारतीय समाज है वह अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? इनमें से किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारत विद्या अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये इस एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये भारतीय ग्रंथों को, ठीक है, भारतीय ग्रंथों को आधार मान करके वर्तमान भारतीय समाज को समझने पर जोर देता है। ये जो परिप्रेक्ष्य है या ये उपागम कह लिया जाए, ये भारतीय ग्रंथों को आधार मान करके वर्तमान भारतीय समाज को समझने पर जोर देता है और इसे बुक व्यू भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बात की जाए अगर इस अप्रोच की, इस उपागम का यूज़ किसने किया है, तो घुरिये ने किया है। ठीक है, घुरिये ने कहाँ कहाँ पर किया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम जो कि माना जाता है कि घुरिये ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से कास्ट सिस्टम की बात की थी। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन अपनी बुक में, इस बुक में उन्होंने बात की है। तो कास्ट सिस्टम में भी इस उपागम का यूज़ किया है। इसके अलावा किनशिप सिस्टम, ठीक है, किनशिप सिस्टम यानी कि नातेदारी व्यवस्था में भी उन्होंने किया है। भारतीय समाज में साधु और धर्म का क्या रोल रहा है, भारतीय समाज में साधु और धर्म की क्या भूमिका रही है, इस पर उन्होंने इसका यूज़ किया है। इसके अलावा भारतीय नगरों में भी जो उन्होंने घुरिये ने अध्ययन किया है उसमें भी इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर। डैश को भारत में समाजशास्त्र का पिता यानी कि समाजशास्त्र का, भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, जी.एस. घुरिये। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? इनमें से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है?
सही क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, जी.एस. घुरिये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? जी.एस. घुरिये होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये है। गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। 1952 में इन्होंने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो घुरिये ने की थी 1952 में। और इनके कुछ बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो जैसे कि कल्चर एंड सोसाइटी है। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी ये एक बुक है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन आपको कई बार बताई गई है। फिर इसके अलावा सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन है एक बुक। फिर है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके, ठीक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब करके भी बुक है एक। फिर द इंडियन साधुस करके भी इनकी बुक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इन्हें ध्यान में रखिएगा, घुरिये की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं समानीकरण विज्ञान है, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही क्या है? सही क्या है? ये कई विज्ञानों का संकलन है, मानव समाज का अध्ययन नहीं है, ये है, या फिर समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं समानीकरण विज्ञान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूपात्मक, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं समान समाजशास्त्र में विभक्त किया है? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूपात्मक, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं समान समाजशास्त्र में विभक्त किया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा। दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। फिर इसके अलावा इन्होंने धर्म का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था, जिसमें कि उन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। साविवीय एकता और यांत्रिक एकता की भी बात की है। सामाजिक श्रम विभाजन सिद्धांत भी दे रखा है इन्होंने। सुसाइड यानी कि आत्महत्या पर भी इनका सिद्धांत रहा है। सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। तो इन सभी को कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा, इनके हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, आदिम एवं सूक्ष्म, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं वृहद, या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्रीय समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं। कौन से दो स्तर होंगे? आदिम एवं सूक्ष्म, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं वृहद, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सूक्ष्म एवं वृहद होगा। सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, या फिर सैद्धांतिक? इनमें से कौन सा समाजशास्त्र का उपागम सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम से रिलेटेड है? अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, या फिर सैद्धांतिक? तो यहाँ पर प्रकार्यात्मक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन, समाजवाद का एक प्रकार? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सोशल साइंस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर? बताइए, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने बात की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? समनर होगा।
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा भी दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। संस्था का विकास किस तरीके से होता है। तो देखिए, व्यक्ति के कई सारी नीड्स होती हैं, व्यक्ति की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के प्रयास करता है, तरह तरह के विचार सोचता है कि किस तरीके से अपनी इन नीड्स को, अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अब उन कई सारे प्रयासों में से एक प्रयास जो कि बेहतर होता है, जिसके ज़रिए वो अपनी नीड्स पूरी करता है, और उन प्रयासों के ज़रिए समाज के अन्य लोग भी उन प्रयास को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और ये क्या बन जाता है, जनरीति बन जाता है। ठीक है, अब जब यही जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती है तो वह प्रथा का रूप ले लेती है, ट्रेडिशन कहलाने लगती है। अब जब यह प्रथा, चूँकि इसके ज़रिए क्या हो रही है, नीड्स पूरी हो रही है, तो जब ये प्रथा समाज के लिए ज़रूरी होने लग जाए, लाभदायक होने लग जाए, तो और लोगों को इनको मानना क्या हो जाए, बाध्य हो जाए, लोग इनको पूरा करने के लिए बाध्य हो जाए, मानने के लिए बाध्य हो जाए, तो ये रूढ़ी कहलाने लगती है। और चूँकि इसके ज़रिए व्यक्तियों की नीड्स पूरी हो रही है, ये लोगों के लिए लाभदायक है, तो ये आगे भी बनी रहे, निरंतरता इसमें रहे, और इसकी सुरक्षा हो। ठीक है, इसकी सुरक्षा हो, इसको लेकर के जब नियम बनाए जाने लगते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाते हैं, संस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संस्था की जो विकास है किस तरीके से हुआ, समनर ने बताया है, ये समनर की अवधारणा है। और इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा अगर पूछी जाए, संस्थाकरण की अवधारणा पूछी जाए, तो वो किसकी हो जाएगी, पार्सन्स की हो जाएगी। और फिर पार्सन्स ने इसके अलावा द्वितीयक संस्था की भी अवधारणा दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी राइट आंसर। प्रश्न है, सामुदायिक भावना के 3 तत्वों, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख इनमें से किसने किया है। सामुदायिक भावना के इन 3 तत्वों की बात किसने की है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस दिए गए हैं। हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। सही क्या होगा, सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, मैकेवर एंड पेज होगा, डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है। प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियां। संस्थाओं के विकास का पहला चरण पूछा जा रहा है। सही क्या होगा, विचारधारा, बी होगा यहाँ पर राइट। अब देखिए, यहाँ पर मैचिंग वाला है, मिलान करना है, समुदाय, संस्था, संघ। यहाँ पर सही क्या होगा, देखिए, समुदाय से रिलेटेड संघ 2 बार है, समुदाय से रिलेटेड हो जाएगा हम की भावना। ठीक है, संस्था हो जाएगी जाति, और फिर इसके अलावा संघ से रिलेटेड अगर किया जाए तो हो जाएगा श्रमिक संघ। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे देख लीजिए, समुदाय से वी फीलिंग हो जाएगी, संस्था कास्ट हो जाएगा, कास्ट सिस्टम, और संघ से एसोसिएशन से रिलेटेड हो जाएगा श्रमिक संघ। ठीक है, अब यहाँ पर गलत कथन चुनना है। आइए देख लेते हैं। प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। या फिर प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलत बताना है। ठीक है, बताइए।
प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वो भाग होता है, सही है। फिर प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। हर एक समाज व्यवस्था में एक ऐसी एकता होती है जिसे फंक्शनल यूनिटी कहा जाता है। और फिर प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के जो सभी अंग हैं वे अलग अलग कार्य करते हैं। ये यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? फ्रेजर, पीटर ब्लाउ, होम्स, मेलोनोवस्की। ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रेजर, ब्लाउ, होम्स, मेलोनोवस्की ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से सबसे पहले आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किसने किया है? देखिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है। राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेलोनोवस्की। ठीक है, मेलोनोवस्की होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह या फिर उच्च जाति में विवाह? बताइए सही क्या होगा? अंतः विवाह का उदाहरण क्या है? राइट क्या होगा यहाँ पर? अपनी ही जाति में विवाह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, वधू द्वारा वर को या वर द्वारा वधू को? मेहर का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? वर द्वारा वधू को किया जाता है। डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित्य है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस, गुडेनहॉट, जे स्मिथ, सोरोकिन। ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित्य है यह कथन किसका है? बोगार्डस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और सामाजिक दूरी का जो पैमाना है या सामाजिक दूरी की जो अवधारणा है वो बोगार्डस ने दी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? वैदिक अध्ययन यानी कि केस स्टडी मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या फिर ये सभी? वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण क्या है इनमें से? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए एक अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? जे.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को इनमें से किसके द्वारा अपनाया गया? राइट क्या होगा यहाँ पर? राधा कमल मुखर्जी। बी होगा यहाँ पर राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण इनमें से किसने बताया है? और परिवार इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। परिवार जब कंप्लीट कराया गया था तो उसमें ज्वाइंट फैमिली और परिवार से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से अवधारणाएं थी, महत्वपूर्ण जो तथ्य थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया गया था। और इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया। ऑप्शंस दिए गए हैं। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है के.एम. कपाड़िया ने। डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।